गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। ये यहां बोल दिया गया, देखे आगे आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड, जितने पहले वाले जो जजमेंट थे उसको ओवर रूल कर दिया, उसको नकार दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको टर्न कर दिया, बदल दिया, उसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया। दैट्स कॉल्ड ओवर रूल्ड। Overruled the previous decision and ruled that constitutional amendment act is also a law within the meaning of it। जो सेम बात बोला, hence पार्लियामेंट कैन नॉट अवराइज, कवराइज खत्म नहीं कर सकता, और टेक अवे, ले खत्म वापस नहीं ले सकता, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, एंड दैट इफ एनी ऑफ द सच राइट टू बी अमेंडेड, अगर फिर भी इस राइट को अमेंड करना है, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट बी कन्वेन्ड। इसके लिए आपको नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको आयोजित करवाओ फॉर मेकिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और रेडिकली चेंजिंग इट। नया मतलब आप फंडामेंटल राइट में चेंज कर रहे हो तो ये अपने आप में है कि आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो। इसको तभी करना है, बना कर सकते हो आप, नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए
और तब चेंज किया जाए, अदरवाइज आप अमेंडमेंट कर कर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल चेंज करके एकदम डिसीजन सुब्बा राव साहब ने एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि क्या तुम लोग कुछ भी एकदम पार्लियामेंट अपने तरीके से कुछ भी चेंज किया जा रहा है, क्या चल रहा है भाई। कब जो मैंने फंडामेंटल राइट को कभी इसको हटा दो, कभी इसको जोड़ दो, कोई भी एक्ट को घुसा दो। तो गुस्सा के सुब्बा राव साहब एकदम गुस्सा के एकदम गुस्से में आ गए। देख ले सुब्बा राव साहब का एक और फोटो भी देख लो। बहुत सोचो इतना बड़ा स्टेप लेना, मैं हंस नहीं रहा हूं, एक बोल्ड डिसीजन लेना, जो सब लोग जो परंपरागत डिसीजन आते जा रही है, पहले सबको पता यार कोर्ट में क्या जजमेंट आने, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन अलग लिया। अलग लिया, गलत लिया, सही लिया, अलग चीज है, लेकिन सही गलत भी नहीं है कि भाई जरूरी भी था कि यार चला जा रहा है कुछ भी मतलब पार्लियामेंट कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते जा रही थी, अपने तरीके से कुछ भी किए जा रहे थे। तो इन्होंने एक अलग रूप दिया गोलकनाथ इस जजमेंट में। तो इसके लिए गट चाहिए। और मैं बता दूं, जब कोई जजेज ऐसा कुछ जब डिसीजन देते हैं ना, आपको क्या लगता है उनको इससे कोई बेनिफिट होता है पर्सनली? बिल्कुल नहीं। पर्सनली लॉस 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 ही होता है, ये बात जान लो आप। लॉस होता है। कैसे लॉस होता है देख ले। देखो बहुत सारा मैं आगे बताऊंगा कुछ जजेस के बारे में कि जब वो जजेज उन्होंने जजमेंट कुछ ऐसे दिया, तो अगर सरकार के सपोर्ट में जजमेंट दो, सरकार के फेवर में जजमेंट दो ना, देते हैं जजेज, तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट बाद जात बहुत सारे लोगों को कहीं का गवर्नर बना देते हैं, कहीं का कमीशन का चेयरमैन बना देते हैं, कहीं ये जो ह्यूमन राइट कमीशन का है जो मेंबर बना दिया उसका चेयरमैन बना दिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का बना दिया, कहीं राज्यसभा के एमपी बना दिया, कहीं का वाइस चांसलर बना दिया। ऐसे से कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको मिलेगा अगर सरकार के अगेंस्ट में। अगर अपोजिट दिया तो उनको कहीं कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई इंक्वायरी कमेटी बनी या कोई कमीशन बना किसी इंक्वायरी के लिए या किसी रिपोर्ट देने के लिए कि भाई पंचायती राज का कैसे काम चल रहा है, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। ठीक है, तो उसमें उनका चेयरमैन या मेंबर बना दिया, तो नहीं बनाते इस लोगों को कि ये ऐसा डिसीजन दिया था। होता है ऐसा। तो इंडिविजुअल के थिंकिंग बढ़े। वो कितने लोग चाहेंगे कि भाई हमको पैसा कमाना है या बाद में भी पावर रखना है अपने हिसाब से, तो पीछे पीछे लगे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जिनको लगना है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, हमें कोई पैसा वैसा सब मोह माया नहीं है। हम गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, जहाँ आगे से कंसिक्वेंस कुछ भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पर बहुत कम लोग होते हैं। आगे और भी नाम दिखाऊंगा और उनके साथ आगे क्या भी हुआ ये भी दिखाऊंगा। तो ये जजमेंट ये यहां डिस्कस किया। अब देखें यहां आफ्टर गोलकनाथ डिसीजन ये केस में आफ्टर गोलकनाथ डिसीजन 1967 पार्लियामेंट सॉट टू सुपरसीड इट बाय इनैक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको दबाने के लिए, इससे ऊपर बढ़ने के लिए पार्लियामेंट कहा कि पावर तुम अपने पार्लियामेंट पावर को तुम कम करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो रुको अब बताते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट एक लाया गया, 24वां अमेंडमेंट एक्ट। कब? ईयर 1971 में। एंड अमेंडेड आर्टिकल 13 को एंड 368 को। अब देखो यहां क्या किया गया हेर फेर। पार्लियामेंट ने पावर अपने पास रखने की कैसे कोशिश की देखें। एक तो इसमें आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया गया, 368 को। आर्टिकल 13 में क्या अमेंड किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो आर्टिकल 13 का पार्ट नहीं कहलाएगा। इसका आर्टिकल 13 में जो लॉ को बात करते हैं उसका लॉ, उस लॉ के तहत इसको नहीं माना जाएगा। हम अमेंडमेंट करके लॉ ला दिए, आप जजमेंट दिए, हम लॉ ला दिए। प्रिवेल कौन करेगा? लॉ प्रिवेल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट को लॉ को फॉलो करना है। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। अगर लॉ बना दिया तो अब ये वायलेट माना जाएगा, ऐसे ला दिया। एंड 668 को भी मॉडिफाई किया। आगे क्या मॉडिफाई किया मैं बताऊंगा। देखिए, डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू एवराइज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। 368 में क्या प्रोविजन डाला कि 368 के द्वारा उसमें क्या प्रोविजन है, कैसे मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, फेडरलिज्म को अफेक्ट करे तो मोर हाफ ऑफ द स्टेट का भी सपोर्ट चाहिए। तो 368 के जरिए फंडामेंटल राइट पे को अमेंड करने का क्या प्रोसीजर है? स्पेशल मेजोरिटी।
more than half of the strength of the house and more than 2/3 of the member present in voting, बताया था। उसके जरिए फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड जो भी प्रोविजन ना पहले वाले में ना थर्ड वाले में आए, वो आएंगे सेकंड वाले में, सिंपल मेजोरिटी जो प्रोविजन मैं बता रहा हूँ। देखना, पढ़ाया था, जाकर सुनना, अब बुक भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। एंड 368 के जरिए फंडामेंटल राइट को अवराइज कर सकती है, खत्म कर सकती है, काट सकती है, पूरा हटा मॉडिफाई कर सकती है, ये प्रोविजन डाल दिया। एंड सच एक्ट वुड नॉट बी ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 के तहत इसको लॉ नहीं माना जाएगा। समझ गए? ऐसे अमेंडमेंट करके इसमें आप जाना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, या चैप्टर खोलना, चार्ट वाली पूरी जो बनी हुई है उसमें जाकर देखना, ये आपको वहां आपको मिलेगा। 24th में ये डाल दिया। अब देखिए, हाउ यूर वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो एक्ट लाया गया, साथ में पार्लियामेंट ने ये भी बाद में 24th में ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब जाए प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसमें एसेंट देना ही देना है, उसको रोक कर रखे नहीं रह सकती और वापस भी नहीं लौटा सकते। ये प्रोविजन जोड़ा गया था, पढ़ लेना, एक बार जाकर खोल लो, मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये है, जब अब 24th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किसमें किया गया, किसमें इसको इसके इस अमेंडमेंट के लिए आवाज उठाया गया, केशवानंदा भारती केस में। केशवानंदा भारती केस में 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। अब चलते हैं केशवानंदा भारती केस। डेट ऑफ जजमेंट जो है 24 अप्रैल 1973, ये डेट बिल्कुल। इसके बाद से क्या होता है, पहले क्या होता है, ये तो जानना ही जानना है। 1973 देखें, जो चीफ जस्टिस थे एस.के. सीकरी, उनके बेटे जो थे कुछ दिन पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ए.के. सीकरी, और ये है कौन, यार ऐसा और फटा फटा सा लग रहा है एस.के. सीकरी, सर्वमित्र सीकरी नहीं याद रहेगा, ये एस.के. सीकरी है, वो थे ए.के. सीकरी है, अभी वाले जो थे। देखो सीजीआई रहे, पीरियड देखो 71 पीरियड जान लोगे, इस टाइम में सीजीआई रहे, चीफ जस्टिस रहे ये। अब देखो इसमें ग्राउंड क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, देखिए क्लियर है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, शायद ब्लू में आ गया यार, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ब्लू नहीं रहना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इतना बड़ा चीज नहीं है, देखो इन फेब 1970 1970 में ये हैं केशवानंदा भारती, इनका नाम रखा है। सीनियर पॉन्टिफ मतलब महंत थे, वहाँ कहाँ के महंत थे, ये हेड ऑफ हिंदू का जो मोनेस्ट्री जो था, मठ जो था, मठ का नाम था एडनीड। तो हिंदू मोनेस्ट्री EDNED, वो नाम याद रखो मत रखो, मठ के थे, एक महंत थे, सीनियर मतलब जो सबसे हेड महंत थे वो थे। और ये कहाँ है, कसरागोड, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ, केरला में। कसरागोड डिस्ट्रिक्ट में ये वहाँ एक मठ है जिसका नाम था एडनीर, मठ नाम था एडनीर, EDNER, एडनीर। देखो क्लियर होगा, यहाँ का मंथ ये 1970 में इनका ये चैलेंज इन्होंने क्या किया था, जजमेंट 73 में आया, पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया 1970 में, 1970 में सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज किया, देखिए, चैलेंज द केरला गवर्नमेंट अटेम्प्ट, सर केरला गवर्नमेंट का जो कोशिश क्या किया, अटेम्प्ट अंडर 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट, 2 लैंड रिफॉर्म 29th अमेंडमेंट एक्ट में जो जोड़ा गया, टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, मतलब मठ का अपना जमीन था, दान में मिला हो, इन्होंने खरीदा हो, जैसा भी, लेकिन बहुत बड़ा, जैसे बहुत जगह अभी भी जाओगे तो मठ है ना, उनका मठ के कब्जा में बहुत बड़ा जमीन कब्जा में रहता है, कब्जा मतलब उनका होता है, इनके पास उस समय बहुत ज़्यादा था, तो
अब रिलीजियस पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो लोग जाते हैं ना, जमींदार है, जमीन दे दिए, डोनेट कर दिया, आप यहाँ मठ बनाइए, आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, बाबा लोग रहिए, आप हमें आशीर्वाद आशीर्वाद देते रहे हैं। आई लोग पूजा पाठ करवाए, उस हिसाब से आशीर्वाद मिल रहा है, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं, और जजमान से इनको दक्षिणा मिल रही है। तो बहुत जमीन थे, अब इनका जमीन इतना है तो जमीन तो भाई एक्ट बना के क्या लैंड रिफॉर्म भी किया जा रहा था, जमीन गरीबों में देना, इसको इन्होंने चैलेंज किया। देखिए ये है आपका एस के सीकरी साहब। सुप्रीम कोर्ट देखिए यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यूड द डिसीजन इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को जो डिसीजन दिया गया था उसका रिव्यू किया, एंड कंसीडर द वैलिडिटी ऑफ 24, 25 एंड 29 अमेंडमेंट एक्ट। एंड 24-25 में जो अमेंडमेंट किया गया उसको उसके संवैधानिकता को वैध माना, वैलिड माना। 24 बता दिया, 25 में क्या, 25 में क्या था, वही पार्लियामेंट को पावर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, वो तो था ही। साथ में 39 BC वाली बात, 39 BC सुप्रीम माना जाएगा आर्टिकल 14 एंड 19 के सामने ऐसे। और 29 में 2 एक्ट जोड़े गए, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट पूरे अमेंडमेंट को वैलिड माना, एंड ये जो केस सुना गया था अब तक का सबसे लार्जेस्ट बेंच था, 13 जजेस की बेंच थी, 13 जजेज। मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है, 34, 34 जजेज है। उस समय कितने होंगे अंदाज से रफली कितने होंगे, 18-20 के आसपास होंगे, 18-20 होंगे, हाँ इतना ही होंगे, 18-20 ही शायद होंगे। सोचो 18 मतलब 18-20 ही मान लो, 20 जजेस में से 13 जज एक ही साथ एक जगह बैठ कर सुन रहे हैं, ये मतलब कितना बड़ा चेयर लग जाएगा। नॉर्मल कोर्ट रूम में अगर 13 जज के लिए चेयर लगाया जाए तो उतना जगह नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट रूम होता है उसमें मैक्सिमम कितने लोग आ सकेंगे, मैं बता दूं तो जो 100-150 लोग मैक्सिमम बैठ सकेंगे, 150 लोग। और जजेज का जो सीट तो 2, 4, 5, 7, 8 जज बैठ जाए ना, तो उनका जो आय का जो ऊपर वाला जो टेबल है ना वो भर जाए 7-8 में। ये 13 जजेज यानी बड़ा हॉल में कहीं 8 लोग बैठते होंगे, और 13 लोग इधर ही बैठे हैं, और बाकी कुछ ही लोग हैं जो उधर जाकर सुन रहे हैं, और सब लोग इसी केस में लगे। सोचो इतना इंपॉर्टेंट था। अब ये जजमेंट क्या आया, जजमेंट में देखिए ये तो वैलिडिटी वो तो है ही जजमेंट का पार्ट। यहाँ देखें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ ये जो अमेंडमेंट है 24th अमेंडमेंट एंड ओवररूल्ड द केस ऑफ गोलकनाथ का जो केस दिया उसको अब इन्होंने टर्न कर दिया। गोलकनाथ ने जो बोला कि अमेंडमेंट जो है नॉर्मल लॉ कहलाएगा और फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता, अब यहाँ है एंड उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या, ओवररूल कर दिया, उसको बदल दिया, मतलब पहले जैसा फिर से स्टेटस हो जाएगा कि जो अमेंडमेंट किया जाएगा 13 के तहत लॉ नहीं होगा। एक तो ये आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकता है अमेंडमेंट, लेकिन एक क्लॉज जोड़ दिया कि अमेंड इतना ही करे कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला एक टर्म आएगा, इतना अमेंड ना कर दे कि उसका जो मेन जो ढांचा है उसका फंडामेंटल राइट का उसको ही ना चेंज कर दे। मतलब अमेंड करने के पावर को कुछ कम किया, ठीक है। गोलकनाथ ने तो पूरा जाम ही कर दिया उन्होंने, यहाँ पूरा जाम ना करके इंडिपेंडेंटली करो, लेकिन हर बार मुझसे पूछ करोगे तो हमारे पास पहुंचे जाएगा, हम डिसाइड करेंगे कि सही किया कि नहीं किया। और वैसे बात मतलब यही है, एग्जैक्ट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ तक है, क्या क्या है, एग्जैक्टली कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। कोर्ट ने भी इस बात को कहीं नहीं बोला कि फंडामेंटल राइट का कौन कौन पार्ट है, क्या प्रोविजन आप दे दो कि ये बेसिक है, इतना रहना ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं कहीं दिया हुआ है। अपने हिसाब से जब मन होता है बेसिक स्ट्रक्चर वाले वर्ड बोल देते हैं, तो ये फ्रेज बोल देते हैं ये लोग। ये तो हंसने हंसाने के लिए ऐसे मैंने बोल दिया, लेकिन मैं बता दूं कहीं ऐसा डिफाइन नहीं है। ओवररूल किया गोलकनाथ के एंड स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्राइज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, जो बोल दिया।
ये है केशवानंद भारती साहब, अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले डेथ कर चुके हैं। ये भी पिक्चर मैंने पहले दिखाया था। ये सब जजमेंट है ना, आई थिंक मैंने पहले डिटेल डिस्कस किया था। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वहां मैंने डिस्कस किया था बहुत सारे जजमेंट, तो वहां शायद मैंने दिखाया था, चैप्टर खोल के देखना। मेजोरिटी में जो डिसीजन दिया था, इन सारे जजेस के बारे में मैंने उस समय बताया था, और किनके बेटे पोते अभी भी जज हैं या वकील हैं, लॉयर हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज नहीं बोलूँगा। मेजोरिटी डिसीजन वाले ये थे, एक सिकड़ी, ये सेलात, ये सब नाम आप जान लो, एक और देख लो, ग्रोवर साहब, ये सब जो है। और जो सरकार जो जजमेंट जो दिया, इसके अपोजिट जो जजमेंट था, मतलब पूरी तरह से सरकार के सपोर्ट जो बोलने वाले थे, ये थे ये सब। यानी सरकार इन लोगों से नाराज हुई, गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो थी वो इंदिरा गांधी, और इन लोगों से खुश हुई। तो यही हाल है कि जस्टिस एन रॉय रे जो है, चीफ जस्टिस बनने में इनकी सीनियरिटी नहीं थी। जैसे कि ज़्यादातर जो ज़्यादा सीनियर होता है उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता था उस समय भी। उस समय इनसे 2 ज़्यादा सीनियर पड़े हुए थे, लेकिन इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। मतलब उस समय चीफ जस्टिस बनाने का पावर किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था, कि वो जिसको चीफ जस्टिस बनाए। ज़्यादातर एक परंपरा चल रहा था कि जो सीनियर ज़्यादा होते थे उनको बनाया जाता था। ठीक है, इतना एक्सेप्ट करते थे, इतना इस लाजो लिहाज को देखा जाता था, जो ज़्यादा पुराने हैं, जो ज़्यादा सीनियर है, उनको बनाया जाए। उस समय इनको बनाया गया क्योंकि सरकार के फेवर में डिसीजन दिया। ऐसे ही एक बार और बार आया, जिसमें बेग साहब हैं, एमएच बेग, इनको भी जब चीफ जस्टिस बनाया गया तो इससे 1-2 लोग आगे पड़े हुए थे, लेकिन इनको बनाया गया क्योंकि इस जजमेंट में इन लोगों ने सरकार को नाराज किया था। ठीक है, जब जूनियर को जब चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो जो सीनियर जो नहीं बन पाए वो क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं किसके अंडर काम करूंगा? अपने जूनियर के अंडर, तो कैसा फील होगा? और हमारी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट में तो वो रिजाइन कर देते हैं। देखिए अब क्या है, जैसे कि कॉलेजेस में देखोगे ना, कि जैसे कि जो एचओडी बनते हैं, एचओडी, तो एचओडी जो सीनियर है वो बन गए, लेकिन कॉलेज में नियम है कि एचओडी 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। 3 साल के बाद एचओडी ना रह के नॉर्मल जैसे प्रोफेसर है वैसे रह जाएंगे, और जो जूनियर है वो 3 साल के बाद जो सर्कुलर बेसिस पर, रोटेशन बेसिस पर, अब ये बनेगा 3 साल के लिए, ये एचओडी बनते हैं। और जो इनको जो सीनियर हैं वे एचओडी ना रह के इनके अंडर रहेंगे। तो ऐसे केस में रिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी बना हुआ है। तो यार 3 साल में इनका नंबर आया, आप बोल के नहीं रहोगे, 3 साल बाद कोई और बनेगा, ये 3 साल हो जाएगा, तो ये ना रह के इनके जूनियर रहेंगे, वो बनेंगे। अगर आपका रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया तो आप सिस्टम में रहोगे, नहीं आया, अगर आ गया तो आप रिटायर हो जाओगे। ऐसे तो ये तो अभी रोटेशन वाला है, पहले भी ऐसा रहा कि जो एक बार जो एचओडी बन गया ना, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ तब तक वो 7 साल से 10 साल से बहुत सारे डिपार्टमेंट में लगातार एचओडी वही है। तो चेंजेस किया गया है कि एक आदमी पड़ा हुआ है, और कोई उससे ज्वाइनिंग मान ली 10 दिन पहले किया है, ठीक है, तो वो बेचारा कभी एचओडी बनेगा नहीं जब तक ये रिटायर ना हो। अगर रिटायर होगा तो सिर्फ 10 दिन के लिए बेचारा एचओडी बनेगा, और उसके बाद ये रिटायर हो जाएगा, तो ये कहाँ इंसाफ है यार। तो ऐसे के लिए बहुत सारे कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटी में रोटेशन पॉलिसी बनाई गई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट का तो मुझे पता है, आई डोंट नो अबाउट द स्टेट इंस्टीट्यूट। देखिए, एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट वही बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन, ये सिद्धांत हो दिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर। मतलब ये बोला कि जो संविधान, जो पार्लियामेंट की जो पावर है, संवैधानिक पावर है, आर्टिकल 368 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, उस ऐसे उसके जरिए आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन को आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ क्लियरली बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या क्या। बार बार जब जब कोर्ट में गए पिटीशन, तब बताया कि दिस इज आल्सो बेसिक डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसे 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 ऐसे
right to equality before right to equality is the basic structure of the constitution, right to life is ऐसे ऐसे बार बार डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट में ऐसे ऐसे ऐड किए गए, लेकिन क्लियरली उस समय लिस्ट नहीं बनाकर दिया गया। अब देखिए, हेंस अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत को अपनाते हुए दैट जुडिशियल रिव्यू कहा कि ये भी जुडिशियल इसकी न्यायिक समीक्षा की जाए कोई भी जजमेंट का या कोई भी कानून का, जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड सेकंड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 31C। 31C में दो प्रोविजन है ना, कि 39B जो है सी है जो 14 एंड 19 के सामने सुप्रीम होगा, एंड जो इसको 39B को सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाया जाएगा इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मतलब ये कानून बनाया गया है, अगर ये किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, इसको जुडिशियली इंक्वायरी नहीं की जाएगी, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो कहा कि ये जो बोल दिया ना कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं किया गया, क्वेश्चन कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय द जुडिशियरी, ये तो भाई गलत है, इसको नल एंड वॉइड माना। सेकंड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 31C इंसर्टेड बाय द 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, इसको इन्होंने इनवैलिड माना। सेकंड प्रोविजन क्या था देखिए, no law that seeks to implement the socialist directive principle as specified in 39BC shall be void on the ground, मतलब इसके आधार पर कोई भी कानून जो है बनाया गया है 39BC को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कह के कि 14 एंड 19 का उल्लंघन हो रहा है। और ऐसे इसको नो लॉ दैट सिक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन 39BC शैल बी वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसके आधार पर एक तो वाइड हो न हो, और दूसरा है वही नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन, मैं बोलना नहीं चाहता, कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, वही बार बार बोल रहा हूँ कि कोर्ट में क्वेश्चन ना, ये तो गलत है भाई। 39B क्या है मैंने कुछ देर पहले लिख कर बता दिया था, फिर भी ये सामने रखा हुआ है, मैं रीड नहीं करना चाहूँगा, सेम बात है, पहले भी लिख दिया था, यहाँ भी सामने मेंशन है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो प्रोविजन है उसको एग्जैक्ट रख दिया है सिंपल वे में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। नीचे वाला प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, सिंपल वर्डिंग में, सिंपल वर्डिंग नहीं, सिंपल सेंटेंस में। अब चला जाए देखें, बाय एडिंग सेकंड प्रोविजन इन दिस एक्ट, इस एक्ट में legislature was empowered by the Constitution 25th Amendment Act to deprive the court of their power to determine the validity of act on the ground that it contravenes some, मतलब ऐसा जोड़कर जुडिशियरी के पावर को खत्म कर दिया जा रहा था, उसके पावर को कि आप जुडिशियरी रिव्यू नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। Hence applying this doctrine that जुडिशियल रिव्यू होना बेसिक फीचर है, तो जुडिशियल रिव्यू होना ही होना है। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर दिया सेकंड प्रोविजन, आर्टिकल 31C में जो सेकंड प्रोविजन जोड़ा गया था, किस कौन से अमेंडमेंट करके, 25th अमेंडमेंट करके उसको नल एंड वॉइड मान दिया गया। ठीक है, देखो 31B ये लिख दिया है, ये डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें क्या है 31B किससे रिलेटेड था बोलने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ देखिए 13B अलॉन्ग विथ 9 शेड्यूल कब जोड़ा गया, ये भी डिस्कस हो चुका है, कौन सा अमेंडमेंट के जरिए हुआ था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने साथ में क्या रूल किया देखिए, also ruled that acts and regulation that are included in the 9th schedule are open to challenge on the ground of being violation of the basic structure of the constitution। मतलब उतना दिन से आप बार बार बोल रहे थे कि 9th शेड्यूल में जोड़ दिया, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ, ये सब आप भूल जाओ। अब 9th शेड्यूल में जोड़ो, चाहे 99वें शेड्यूल में जोड़ो, कुछ में जोड़ दो, कुछ भी बना दो, जुडिशियल रिव्यू तो होना ही होना है। अगर उसमें कोई गलतियां लगती है तो हमारे पास पिटीशन लाएगा और हम उसको सुनेंगे उसमें समीक्षा करेंगे, उस पर जांच पड़ताल करेंगे ही करेंगे। ये हुआ इसके बारे में। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं यार, पहले भी डिस्कस, पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 2019 का क्वेश्चन है। जब पहला अमेंडमेंट 9th शेड्यूल लाया गया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पहला अमेंडमेंट 1951 में जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे।
फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया में जनरल इलेक्शन कब हुआ? 51 52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर एज इलेक्शन होके तो बने ही, उससे पहले तो जैसे चल रहे थे उसमें जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू जी थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिक्चर है। अब ये है हमारे बापू, बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल क्या, ये पेंटिंग नहीं है और कुछ है इसमें। इंदिरा महात्मा गांधी जी के अपना होता है ना गांधीवादी, या उनके जो शिष्य होंगे, डिसाइपल होंगे, वो हैं। और उनके शिष्या भी पीछे हैं, शिष्य हैं और वाइफ है, आई डोंट नो। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। देखे ये देखो, ये जो महात्मा गांधी से जब नेहरू जी मिल रहे हैं, देखो तो उस समय प्राइम मिनिस्टर तो थे नहीं, आज़ादी से पहले का ही है, क्योंकि गांधी जी कब डेथ कर गए? 1948 में। तो 48 से पहले का ही पिक्चर होगा। उस समय इनका ड्रेस देखो, गांधी जी का तो ड्रेस तो पता ही है बेचारे क्या कैसे रहते थे, और एक धोती में ही रहते थे। और नेहरू जी का ड्रेस देखो, ये है कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा यहाँ, और कुछ बंडी कुछ कहते हैं, ऐसे सिंपल लग रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनके बाद इनका कपड़ा देखना। अब ये भी कह सकते हो कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है तो उसको, वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसको डिग्निटी मेंटेन करने के लिए यार उसको ऐसा कपड़े पहनना ही पहनना है। नहीं तो किसी कंट्री में जाएगा या कहीं वर्ल्ड लेवल पर फोटो पब्लिश हो रहा है, यार इंडिया इतना गरीब कंट्री, इसके प्राइम मिनिस्टर ऐसे कपड़ा पहनता है यार, जब ऐसे फकीरों जैसा बोला जा सकता है। जब उस पोस्ट पर हो तो कपड़ा पहनना है। अब जैसे देखोगे कोई जो चीफ मिनिस्टर है ना, तो उनका कपड़ा पहनने का ढंग, ये और बात है कि प्रिविलेज मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, उसके लिए फंड मिलता है, आदमी अवेलेबल है उसके लिए, आपके कपड़े के लिए अवेलेबल है, आपको तैयार करने के लिए, घर जो भी हो हर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो ढंग मेंटेन रहता है। जैसे ही वो पोस्ट जाती है उसके बाद उनका कपड़ा पहनने का रवैया देखना, बिल्कुल चेंज आपको मिलेगा, बिल्कुल। मतलब सरकारी पैसा से आ रहा है तो खूब बढ़िया बढ़िया ऐश करो, और अपना पैसा लगाना है तो चलो यार सिंपल में काम चला लें, ऐसा होता है क्या? तो क्या बोलना है इसमें? मतलब दोनों एंगल से देखा जा सकता है ना, कि एक एंगल से सरकारी पैसा यूज कर रहा है, दूसरा एंगल ना यूज करे तो भाई फिर लगेगा कि देश को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी होगा कि क्या स्टेट या कंट्री इतना बुरा हाल में कि इसके जो हेड है वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है। तो इस एंगल से भी देख सकते हो। तो मैक्सिमम गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर का कपड़ा देखो बिल्कुल एकदम अजीब सा रहता है। मतलब गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट, लोग कपड़े एकदम पहने का कपड़ा देख के लग जाएगा कि ही इज नॉट द नॉर्मल। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका कपड़ा ही अलग, मतलब क्या वो कपड़े का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अजीब सा हो, जो भी हो, कोट पैंट नहीं होता है, इंडियन ही ड्रेस है, लेकिन क्या बोला जाए उसको, छोड़ो, जो नाम कुछ आए तो ध्यान में बताना। अब है ये केस देखो, केस का नाम है इंदिरा गांधी नेहरू, भी बोला गया इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नरेन। राज नरेन है, राज नारायण नहीं है, राज नरेन। ये केस है 1975 का। अब है ये थोड़ा सा ध्यान दें, इंदिरा गांधी, ये राज नरेन। क्या है कि इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन 1971 में, 1971 में इलेक्शन हुआ। तो इस जो जब बरेली से जो इलेक्शन लड़े इंदिरा गांधी थी, इसके जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे ये थे राज नारायण। तो इन्होंने चैलेंज किया क्या कि जो इलेक्शन जो इंदिरा गांधी जो जीती है अभी, इसमें काफ़ी गड़बड़ी की गई है, काफ़ी पैसे इन्होंने खर्च का है किए हैं, काफ़ी लोगों में पैसे बांटे हैं, कम्बल बांटे और साड़ियाँ बांटी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिसर को भी इसमें इन्वॉल्व किया। यहाँ बूथ पर भी इनके आदमी खड़े लोगों को बोल रहे हैं कि इसको वोट दो, बूथ में भी गड़बड़ी की गई। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये
ये पिटीशन डाले गए इस बेसिस पर कि इन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ी की है, क्योंकि इनको पता था कि लोग सपोर्ट मेरे साइड है, इंदिरा गांधी से लोग नाराज हैं। डिक्टेटर हो या काम नहीं किया या प्राइम मिनिस्टर रहने के कारण उस एरिया पर ध्यान नहीं दिया, अपने ही काम में उधर बिजी रही, तो लोगों में नाराजगी थी। इनको ये था कि जीतने वाला मैं हूँ, लोग मेरे सपोर्ट में हैं, और जीत गई ये। तो पूरा घपला किया गया, धांधली किया है इन्होंने, पूरा अपना प्राइम मिनिस्टर रही है तो पूरा अपना पावर को यूज किया, और वोट लोगों को लिया भी, और जो नहीं दिया तब भी वोट है जो अपना बूथ में कब्जा गड़बड़ करके या काउंटिंग में गड़बड़ी करके या अपने नाम पर थप्पा मरवाकर वोटिंग करवा दी। ऐसे ये सब मैटर था, चैलेंज किया गया, मैटर पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर पहुंचा तो वहाँ के जो जज थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया, और इंदिरा गांधी को पनिशमेंट दी कि 6 साल तक आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं रहोगे, और एक पीरियड दिया कि 2 वीक, जैसे कुछ 2 वीक्स या 3 वीक्स का टाइम दिया, इतना दिन तक आप प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी काम बचा है, जो भी संभालना है, आभार देना है, किसी और को देना है, वो सब कर ले। ऐसा नहीं कि आज से ही प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे, पीरियड दिया कुछ 10 डेज 15 डेज ऐसा कुछ जो भी है, इतना दिन तक, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे, और 6 साल तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ऑक्युपाई करोगे, क्योंकि डेमोक्रेसी जो फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से, साफ तरीके से होना चाहिए। आपने गड़बड़ी की है। एक तो ये जो इस केस में जो हाई कोर्ट के जो जज थे ना, इनका नाम देख लो, यह जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन, जैसे यूपी बिहार के भाषा में क्या बोलेंगे, जगमोहन बाबू। इतना बड़ा करेज दिखाना, देखो पावर तो कोर्ट के पास से दिखा सकती है, लेकिन जो हिम्मत की जो बात है कहां से सबके पास आए। गलती तो इंदिरा गांधी ने करप्शन वो सब तो किया ही था, इन्होंने ये जजमेंट दिया, ये हर कोई की बस की बात नहीं होती। एक बात और बता दूं, ये इतने स्ट्रिक्ट थे, जब इनके कोर्ट में जब ये अपियर हुई इंदिरा गांधी, तो जनरली है कि उस समय तो प्राइम मिनिस्टर थी ही जब अपियर हुई आई, तो और सब वकील लोग हैं जो खड़ा होने लग गए, है ना कि भाई आदमी का वैल्यू नहीं है, पोस्ट का प्राइम मिनिस्टर आ गए। तो जज ने सबको बोला ऑल ऑफ यू सिट डाउन, नो नो नो, उठने लगे, कोई खड़ा नहीं होगा। क्यों भाई, कोर्ट में आए हैं आप, कोर्ट में आप आए हो एज ए मुलजिम आए हो ना, एज ए विक्टिम आए हो ना, विक्टिम नहीं, एज ए क्या बोले, कन्विक्टेड तो नहीं कहा जा सकता इसमें, कन्विक्टेड तो जिसको पनिशमेंट हो गया, मतलब आप पर मुकदमा चल रहा है, आप पर अभियोगी हो, कहने का मतलब आप पर मतलब कन्विक्ट आपको कन्विक्शन का ही जो पिटीशन यहाँ चल रहा है, तो कल्प्रिट माना गया है। तो ऐसे कल्प्रिट जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, उनके सपोर्ट में लोग खड़ा होंगे। और दूसरी बात, कोर्ट में जुडिशियरी सुप्रीम है, जब इस कोर्ट में है तो जो इसको लीड कर रहा है, कोर्ट को जो बेंच प्रिसाइड कर रहा है, जो मैं हूं, मैं यहाँ हेड हूँ, या किसी भी कोर्ट रूम में वहां का जो जज जो है, जो बेंच वो सुप्रीम है, वो हेड है, ना कि कोई और आया हुआ कोई भी अदर पर्सन, अदर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं। यहाँ हम हैं या कोई भी जज है वो हेड है, अदर पर्सन अगर ऐसे आए हुए होते तो समझ में भी आता, लेकिन ये आए, इन पर मुकदमा चल रहा है, तो इनको क्यों हेड माने, तो कोई भी खड़ा नहीं होगा, सबको बैठा दिया। ये हर कोई की बस की बात है। यहाँ तो देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर के सामने लोग ऐसे किए रहते हैं, जी जी जी, किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ और किसी से समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप किनके बारे में समझोगे, वहां नहीं जा। इन जनरल कोई भी बिल्कुल हाथ जोड़ के ऐसे, अभी भी कोई जब अगर कोई अभी भी देखो कोई चीफ जस्टिस भी खड़ा है तो प्राइम मिनिस्टर के सामने, ये और बात है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो है, या हायरार्की में देखा जाए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता है ना कि पहले प्रेसिडेंट को रखा गया, कैसे कैसे रखा गया है, कैबिनेट रैंक डिफरेंट को, गवर्नर को कहाँ रखा गया, चीफ मिनिस्टर को कहाँ रखा गया, बुक में देखना, हालांकि ऊपर है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से चलो रेस्पेक्ट अलग से, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ही झुके रहते हैं, जी 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 बहुत ज्यादा,
किसी एक कारण कुछ लोग चापलूसी करना बोलते हैं उसको, करते हैं लोग, पता नहीं यार, गलत ही है यार। आप बंद कमरे में आप पैर छुओ, आपकी अपनी विश है, रेस्पेक्ट करो, पैर छुओ, लेकिन जब आप पोस्ट पर हो, पब्लिकली हो, तो आपको उस ऑफिस को, पोस्ट की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, रखना चाहिए, कितना भी कोई भी कुछ हो। अब हम इस पोस्ट पर हैं। अब देखो, डिफेंस और सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस और सिविल सर्विस में क्या फर्क है? डिफेंस सर्विस में आप जिस चेयर पे बैठे हो ना, आपके सामने कोई भी कितना सुप्रीम आ गया ना, तो आपको चेयर से उठकर उनको हैंड मिलाओ, विश करो, अलग बात है, लेकिन अपना चेयर छोड़कर देने की जरूरत नहीं है कि आप उधर बैठ जाओ, वो आपके चेयर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप, सिंपल से मैं बता दूं, कोई भी पोस्ट पर एक पल के लिए आप कोई सब मेजर हो, आप लेफ्टिनेंट हो, ठीक है, लेफ्टिनेंट हो, कोई पोस्ट पर हो, और आपके सामने कोई एयर चीफ मार्शल आ जाए, या आप कह सकते हो कि नेवी चीफ आ जाए, कोई भी एयर चीफ आ जाए, नेवी चीफ आ जाए, आर्मी चीफ आ जाए, या सीडीएस आ जाए, कोई भी चीफ आ जाए, वो आपके सामने वाले जो चेयर, विजिटर चेयर है ना, वहां बैठेंगे। आपके जो चेयर, जो भी गद्देदार चेयर, बड़े चेयर है, ये छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, या ये चेयर पर नहीं बैठेंगे। आप इतना कर सकते हो कि वो आ रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा, जो नॉर्मल विजिटर चेयर के अलावा दूसरा चेयर थोड़ा लगवा दो, अलग बात है, ठीक है, या न भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप अपना चेयर छोड़ोगे और वो आपके चेयर पे बैठेंगे। लेकिन सिविल पोस्ट में क्या है, सिविल सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में, या अदर्स पोस्ट सर्विसेज में, जब उसका जो कोई जब सुप्रीम आता है उसके ऑफिस में, तो वो क्या होते हैं, उनके अपने चेयर पर उनको देता है और वो जाकर सामने बैठ पर। डिफेंस में ये चीज बिल्कुल नहीं है, डिफेंस का अलग है, अलग डिग्निटी है। सिविल में क्या होता है कि अगर डिफेंस में किसी ने आपको, जूनियर ने आपको सैल्यूट की, तो आपको उसको सैल्यूट कर, उसने बोला जय हिंद सर, तो आप सुपीरियर हो, सीनियर हो, तो आपको भी बोलना है जय हिंद, जय हिंद करके उस सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से दिया जाता है। सिविल में क्या है, कोई ऑफिसर, पुलिस में तो ज्यादा है सैल्यूट का, दूसरे सर्विसेज में बता रहा हूँ, आईएएस में कहो या और भी सर्विसेज में कह दो, किसी सीनियर को और जूनियर ने जय हिंद करके बोला, जय हिंद सर, जय हिंद साहब, जो साहब जो है ना, या जो बड़े ऊपर वाले जो ऑफिसर है, जो हायर सीनियर ऑफिसर है, उनका जवाब जय हिंद में करके या सैल्यूट करके नहीं देते हैं। मन है तो बोल दिया जय हिंद, कुछ बोल दिया जय हिंद, या जय हिंद कुछ बोल दिया, नहीं तो कुछ बिना बोले हुए ओके करके ऐसे करके निकल गए, या देख कर खाली कर दे, ऐसे कर दिया बस निकल गए। लेकिन डिफेंस में ऐसे कर देना नहीं, वो सैल्यूट किया तो आपको, यू हैव टू, कितना भी बड़े पोस्ट पर आप कुछ ना हो, एयर चीफ को भी आपने सैल्यूट किया है तो ही शुड आल्सो सैल्यूट यू, अदरवाइज इंसल्ट है पर्सन के नहीं, ये सर्विस की इंसल्ट है, ये होता है। तो थोड़ा डिफेंस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में ऐसा है। चलो यहाँ साहब का, जगमोहन लाल सिन्हा, अब देखो ये जब जजमेंट इन्होंने दिया था, जब ये ऐसा जजमेंट, उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर जो टाइप करने वाला कहा कि बेटा तुम निकल जाओ यहाँ से, और पब्लिकली बताना, किसी को बताना ही नहीं कि तुम मेरे स्टेनोग्राफर हो, क्योंकि भाई इतना जनता तो सपोर्ट है ही, किसी पार्टी का तो सपोर्ट बहुत सारी जनता है, चाहे इनके ही जो कार्यकर्ता हैं आपको मार देंगे, और ये खुद बेचारे छिप कर रहे हैं, पब्लिकली अपियर न हो, बाकी सिक्योरिटी तो लिया ही होगा, वो अलग बात है। तो ऐसे, और ये भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बने, ना प्रमोट किया गया, और न ही बाद में इनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेज भी, कुछ प्रिविलेज मतलब रिटायर होने के बाद कोई बेनिफिट, या जुडिशरी में ही देखो तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। आप कहो कि सीनियरिटी इनकी नहीं रही होगी, या इनसे ज़्यादा सीनियर लोग होंगे तो उनको पहले, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी कमेटी बनी या कोई भी कमीशन बना, कहीं भी इनका नाम, इनको चेयरमैन तौर पर, मेंबर तौर पर कभी नहीं बनाया गया। इन्होंने ऐसे नाम तक कमाया, तो इसमें कुछ लोग बोल सकते हो कि ऐसा नाम कमा कर ही क्या करना, जब पैसा नहीं कमाया, तो ऐसा मुझे नहीं कमाना। हर कोई की अपनी सोच होती है, कुछ लोग पैसा के पीछे भागते हैं, कुछ लोग को ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का ख्याल होता है, और देश का ख्याल होता है। जैसे कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेज होंगे जो इतना पैसा नहीं कमाया होगा, जो सैलरी जो आती है वो कमाया आराम से,
ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे होंगे जज या हाई कोर्ट में, इनसे कई 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 गुना कमा लिए होंगे। जज मतलब ये होता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कमा लिए होंगे। कमा लिए होंगे कैसे? सैलरी से डिसीजन देना है, उससे पैसे खाओ, पैसे दोगे, या बड़े 50 करोड़ का मैटर है, भाई तुम हमें 5 करोड़ दे दोगे, तुम्हारे फेवर में डिसीजन दोगे, तो चलता है। कुछ लोग, सब लोग नहीं करते, कुछ ही लोग, बहुत कम ही लोग करते हैं, और करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग को प्रमोट नहीं मिलेंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन लोग कहेंगे हमको प्रमोशन चाहिए नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचना, वहां पहुंच के भी मैं कौन सा तीर मार लूंगा। कुछ लोग बोलेंगे भाई नहीं, हमको ऑनेस्ट रहना है, ठीक वो चीज मेंटेन करना है, आगे पहुंचना है, अपना नाम कमाना है। और कुछ लोगों को नाम नहीं, पैसा कमाना है। तो हर कोई की थिंकिंग अलग होती है, होते हैं। अभी कुछ दिन मैटर पहले अभी पेपर में आया ना कि एक जस्टिस जो है, जस्टिस वर्मा, जो दिल्ली से इलाहाबाद शिफ्ट किया गया, उनके घर में आग लगी। जब आग बुझाने गया तो उनके घर में बैग में, सूटकेस में पैसा मिला। उतना पैसा भाई वो सैलरी से उतना नहीं आता है, कहाँ से आ गया? ये तो अभी लाइट में आ गया। ऐसे कितने होंगे, बहुत। और बहुत ऐसा नहीं एक दो होंगे, बहुत हैं, भरे पड़े हैं। बहुत बुरा हाल है देश का। चले, ये हैं जगमोहन लाल सिन्हा, जो बताया इलाहाबाद इन्होंने जो जो किया ये बता चुका हूँ। जजमेंट कब दिया था इन्होंने? 1975 में दिया था, 1975 में दिया था। इलेक्शन 71 में हुआ था। 4 साल बाद जजमेंट हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने देखो कितना ज्यादा टाइम नहीं लगाया, मात्र जून में गया, नवंबर में ही जजमेंट मिल गई। डेट ऑफ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट नवंबर, मात्र कितने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीने बाद ही। अब यहाँ चीफ जस्टिस कौन थे? एन राय साहब। एन राय साहब को मैंने आपको पहले बताया कि जो केशवानंदा भारती केस में सरकार के फेवर में जजमेंट दी थी, सरकार तो इनसे खुश थी, इनको चीफ जस्टिस भी बनाया। और सरकार किन की थी? इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बनाया। इंदिरा गांधी को पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो हमारा आदमी विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस। वो तो बात की बात है, लेकिन जब एक बार जो इज्जत चली गई और नाम खराब हो गया तो काफी डैमेज होता है ना। हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया तो और भी इंदिरा गांधी, आज के डेट में जो नरेंद्र मोदी जो देख रहे हो ना, कि इससे इनसे कहीं ज्यादा उनकी मतलब उनके नाम पर वोट, जैसे अभी क्या है कि बीजेपी को किनके नाम पर वोट मिलता है पता है? उस समय में कांग्रेस को इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मिलता था। और जितने सीटें लाई ना अभी, जितना बीजेपी लाई, उससे वो ज्यादा ही सीटें उनकी रहती थी। तो एक तरफा इतना पावर था हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में इनकी गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी को उतना बोलबाला, और उसमें स्लोगन भी चलता था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे काम किए भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरजेंसी के कारण थोड़ा बदनाम हुई। अदरवाइज उन्होंने काम बहुत अच्छे किए भी है, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, अदर अदर वेलफेयर मेजर, बहुत सारे चीज़ें रहे उसमें। इतने सारे एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट भी बना। और इनके बारे में पता ही है कि जो 42nd अमेंडमेंट में एक्ट में ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करवाना, उसके अलावा कितने सारे उसमें रिफॉर्म थे, वो मैं बाद में कुछ कुछ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कुछ आएगा तो मैं अभी बताते जाऊंगा। देखो, एन राय साहब का पीरियड है, देख ले, एक पीरियड कम से कम जानोगे, इससे इस टाइम का पीरियड में है। और यहाँ मैंने थोड़ा रेफरेंस के लिए रखा कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था कब? 25 जून 1975 को। जजमेंट कब आया? 12 जून को। 12 जून को जजमेंट आया। इमरजेंसी डिक्लेयर कब किया? 25 जून को, मतलब 12-13 दिन बाद। मतलब इंदिरा गांधी को जो टाइम दिया गया था, कुछ आई थिंक 20 दिन या 2 वीक 3 वीक्स का टाइम दिया था, इतने दिन ही आप प्राइम मिनिस्टर रहोगे, उसके बाद नहीं रहोगे प्राइम मिनिस्टर। वो हटती उससे पहले इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो अपना पावर नहीं जाना देना चाहते थे, इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी, कर दी, डिक्लेयर प्रोक्लेमेशन करवा दिया प्रेसिडेंट से। अब देखो, मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने में तो 4-5 मिनट टाइम लग गया ना भाई, तब तक के लिए अगर हाई कोर्ट का जजमेंट इंप्लीमेंट हो तब तक के लिए तो रहती ही नहीं। अब ये और बात है कि तुरंत मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जाएगा तो थोड़ा सा इंटीरियम स्टे मिल जाए, तुरंत बोल देगा कि जजमेंट देने से पहले ऑर्डर पास करेगा, ये जो जजमेंट है नहीं अप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके लिए भी तो टाइम लगेगा ना। और ज़्यादा टाइम इन्होंने हाईकोर्ट ने दिया नहीं था। हाईकोर्ट ने कुछ ही टाइम दिया था कि इतने दिन तक या प्राइम मिनिस्टर रहोगे।
तो इसलिए, और ऊपर से हड़कंप मच गया पूरे कंट्री में, और लोग यहाँ जेपी मूवमेंट या और अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, ये सब 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 जगह जगह नारेबाजी, ये वो जुलूस, सभा, ये सब चलने लग गया। इमरजेंसी डिक्लेयर किया ये डेट को। कब तक इमरजेंसी रहा? 2 साल तक लगभग रहा। 21 मार्च तक इमरजेंसी रहा। अब देखो, फिफ्थ लोकसभा का पीरियड जो है 71 से रहा कब तक? 77 तक, 6 साल, 6 साढ़े 6 साल। हालांकि 76 में ही खत्म हो जाना था, 76 में ही, लेकिन इमरजेंसी के कारण 1 डेढ़ साल, एक इमरजेंसी फुल रहा और दूसरी इमरजेंसी के लिए फर्दर एक्सटेंड हुआ। बाद में इंदिरा गांधी ने अल्टीमेटली पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया, भंग किया, और उसके बाद इलेक्शन का डेट अनाउंस करवाया, इलेक्शन होना चाहिए। इमरजेंसी बहुत दिन रह गई, कंडीशन देश में खराब चल ही रही थी, लोगों में भी नाराजगी थी, तो इलेक्शन करवाना ही करवाना था। अब देखो, इलेक्शन जब हुआ उसमें इमरजेंसी ही चल रहा था। देखो यहाँ डेट देखो, 6th लोकसभा का जो पीरियड है जो है 23 मार्च से लेकर 1977 से 22 अगस्त, आज जो इमरजेंसी जो चला है कब तक? 21 मार्च तक। मतलब 21 मार्च को इमरजेंसी खत्म हुआ, 2 दिन बाद से लोकसभा का टेन्योर शुरू हुआ। मतलब इलेक्शन तो 1 डेढ़ महीना 2 महीना पहले से चल रहा था, तो उसमें इमरजेंसी कंट्री में चल ही रहे थे। ये पीरियड देख लोगे। और इंदिरा गांधी का जो टेन्योर पीएम के तौर पर जो रहा है 66 से, जब इनकी डेथ हुई, किनकी? लाल बहादुर शास्त्री का, उन समय जो कुछ पीरियड के लिए कोई और प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय से जो पीरियड प्राइम मिनिस्टर रही, ये रही कब तक? 77 तक। उस समय से 71 तक, 71 में फिर से इलेक्शन हुआ, लगातार रही 77 तक। उसके बाद नया फिर से इलेक्शन हुआ 1980 में, क्योंकि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, 1-2 साल रहे, फिर इनके ही पार्टी के कुछ लोग सपोर्ट छोड़ के इधर उधर चले गए। चरण सिंह रहे, लास्ट में पार्लियामेंट डिजॉल्व किया गया, फिर इलेक्शन हुआ 1980 में, फिर से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई। अब इनका डेथ हुआ तब तक ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही। सोचो कितना पीरियड। अब मोरारजी देसाई का जो टेन्योर पीएम के तौर पर रहा, देखो 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979। अब देखो 1979 में तक रहे। अब 19 और ये गांधी का टेन्योर है 14 जनवरी 1980। मतलब 79 से 80 के बीच का जो पीरियड रहा, इस बीच में इलेक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन इस बीच में क्या हुआ? चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर है, कुछ मेंबर छोड़कर उधर गए, कुछ उधर रहे। लगभग कहा जाता है चरण सिंह 6 मंथ, 170 दिन के आसपास चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे। चरण सिंह के बाद फ्रेश इलेक्शन हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आई। ये पीरियड रखा है 5th लोकसभा का पीरियड, 6th लोकसभा का पीरियड, मात्र ये इतने दिन में ही। अब देखो 6th लोकसभा का पीरियड है 22 अगस्त 1979, ठीक है। और जो 7th लोकसभा जो भी आया होगा, ये आया है कब? अगस्त के बाद 80 में, मतलब 3-4 महीने बाद। यानी इस पीरियड में क्या है? इस पीरियड में इलेक्शन हो रहा था, यहाँ डिजॉल्व कर दिया गया 6th लोकसभा, बीच में इलेक्शन हो रहा था। जब नया जो इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन होने के बाद जो मिनिस्ट्री जो बनी होगी, यहाँ से लोकसभा, नया लोकसभा 14 जन को ये प्राइम मिनिस्टर बनी होगी, तो उसके एक दिन पहले मान लो 13 को ही लोकसभा फिर से स्टार्ट हुआ हो। ये पीरियड ऐसे जानने के लिए, समझने के लिए रखा है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस पीरियड में यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ बस लिखने के तौर पर कहीं काम नहीं आने वाला है, इतना कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने ये टेन्योर रखा है। अब है, ये है इंदिरा गांधी, और ये है हमारे जो करेजियस जो जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो जगमोहन बाबू कहो, ये थे। उस समय यंग थे भी, बहुत ज़्यादा एज भी रही थी, यंग खून, और ऑनेस्ट तो थे ही, ना कोई प्रमोशन का लालच, ना कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का लोभ। जो सही है जो सही बोला, जो गलत है जो गलत बोला, ठीक है। ऐसे पर्सन को रिस्पेक्ट बनता है। और आप बोल सकते हो ऐसे पर्सन को रिस्पेक्ट तो मिला होगा, लेकिन बाद में तो कुछ आपको भी पता है, मैंने भी बताया, कुछ और नहीं मिल पाया होगा। तो चलते हैं। ये है इंदिरा गांधी, और ये कौन है? A.N. रे, इनके खास। A.N. रे को जो बनाया गया था, जब मैंने बता चुका हूं कि 2
इनसे सीनियर ऑलरेडी थे। और ये है हमारे मोरारजी देसाई, जो प्राइम मिनिस्टर रहे 2 साल के टेन्योर में। और इन जनता और इनके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पहली बार हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर से हटकर कोई नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर पे बनी थी। इससे पहले हमेशा कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया, वो जजमेंट क्या आएगा आपको ही पता है, तो फिर भी जजमेंट को देखिए। हाँ, कुछ इसमें ऐसा बात था जो थोड़ा गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था। देखें, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ इंदिरा गांधी इलेक्शन। इलेक्शन को कहा कि वैलिड है या इनवैलिड नहीं है, इसको करप्ट प्रैक्टिस से इन्वॉल्व नहीं है। एंड ओवर टर्न द इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग को, उनका डिसीजन को खत्म कर दिया, टर्न कर दिया। एंड दैट फाउंड हर गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। जो गिल्टी माना था, इनको दोषी माना था, इनको बड़ी कर दिया। लेकिन देखिए, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड a provision of the 39th amendment 1975। अब देखो, 39th अमेंडमेंट हुआ 1975, इसके प्रोविजन को क्या इनवैलिड माना? इसमें प्रोविजन क्या इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया था 1975 में, कोर्ट में मैटर पहुंचा था, तो इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करके क्या मैटर ला दिया, जो जो ऐसे करके कि देखें, कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट हो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का और लोकसभा के स्पीकर का, इसका कोर्ट में जुरिडिक्शन, कोर्ट को इस पर इसको जांच पड़ताल करना, इसको जुडिशरी इंक्वायरी करना, कोर्ट में इसको क्वेश्चन करना, इस पर कोर्ट का अधिकार नहीं है। इसको सुनना, इसको मुकदमा चलाना, इसको जांच पड़ताल करना कौन करेगा? पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बनाएगी कि इसको कौन करे कौन ना करे। देखिए, अभी के तौर पर यह बना दिया गया कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगा। तो यही है कि ताकि कोर्ट में देखिए, डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट, कोई भी कोर्ट का जुडिक्शन उस पर नहीं होगा, अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, न्यायिक क्षेत्र नहीं होगा कि इस मैटर को सुने कोर्ट। कौन सुनेगा? जिसके लिए हम ऑथोराइज करेंगे, कौन सुनेगा हम बाद में बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएगी। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्टेड एंड रूल्ड दैट this provision was beyond the amending power of the parliament as it affected the basic structure of the constitution। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार, जैसे डेमोक्रेसी होना चाहिए। चुनाव फेयर एंड फ्री तरीके से होना चाहिए। एंड जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जुडिशियल रिव्यू ना करे, ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कोई कम नहीं कर सकता। वही कहा बेसिक स्ट्रक्चर, और इस चीज को नल एंड वॉइड माना, इस प्रोविजन को। अगेन पार्लियामेंट, अब ऐसे तो कर दिया पार्लियामेंट का, अच्छा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अगेन रिएक्टेड। ये डॉक्टराइन जो बेसिक स्ट्रक्चर बार बार ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट जो पकड़ कर बैठी थी, तो इसके लिए क्या क्या इसको काउंटर करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया एंड अमेंडेड 368 एंड डिक्लेयर दैट, फिर से वही बात जो 24th अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट में जो चल रहा था, फिर से वही ऐसी अमेंडमेंट फिर से किया आर्टिकल 368 को एंड डिक्लेयर दैट, क्या डिक्लेयर किया? बार बार चल रहा है, देखो क्या चल रहा है। देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मतलब पार्लियामेंट को कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा, संवैधानिक कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा, मतलब कोई नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज करने का जो पावर है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा। एंड वैलिडिटी ऑफ नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड इंक्लूडिंग द कंट्रावेंशन ऑफ, मतलब कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें फंडामेंटल राइट का भी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम समझ गए एकदम इतना हार्श तरीके से। पार्लियामेंट को कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी बदल सकती है एंड कुछ भी बदले, यहाँ तक फंडामेंटल राइट भी, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ऐसे ला दिया एकदम बिल्कुल हार्श स्ट्रॉन्ग तरीके से, दम ऐसे। ये इस लाइन में ही दिखता है कितना क्रोध है।
जुडिशियरी के लिए, और अपना पावर रखने के लिए, सारा पावर अपने पास रखने के लिए कितना जुनून है, ये सेंटेंस ही दिखाता है। तो यहाँ ऐसे से बात कर दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि जो अमेंडमेंट ये सब हुआ बाद में, जो इसको काउंटर करने के लिए 46 अमेंडमेंट किया गया, तो काफ़ी चीज़ को अमेंडमेंट को 42nd अमेंडमेंट को काउंटर किया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, 46 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 46 नहीं, सॉरी 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो अब आता है आपका मिनरमा मिल केस। अब ये सब ऐसे ऐसे आ गया। अब इसको काउंटर देखो, अब कोर्ट फिर अब क्या कहेगी। हालांकि बीच में तो 78 का जो अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारी चीज़ को काउंटर कर दिया गया, फिर भी कोर्ट ने भी अपना ओपिनियन, अपना बातें रखी। तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी, हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है, @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो, एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है,
गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC